संसद में मानसून सत्र चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष अड़ा हुआ है, सरकार जोर दे रही है, लेकिन इन सभी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो परिसीमन। परिसीमन को लेकर के बहुत ज्यादा बहस एक तरीके से कहें तो छिड़ी हुई है। संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो परिसीमन का मुद्दा है। सरकार जोर देकर विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है कि संसद के अंदर इस पर चर्चा शुरू की जाए। संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। शुभम, सरकार क्यों इतना जोर दे रही है परिसीमन के संशोधन बिल को लेकर के और विपक्ष पूरी तरीके से नकार रहा है? परिसीमन को जैसे आप देखेंगे तो परिसीमन इससे पहले सरकार ने पिछली बार लाया था, जो परिसीमन संसद में गिर गया था विपक्ष के गतिरोध की वजह से। उसने ये कहते हुए खारिज किया परिसीमन को कि परिसीमन के जरिए सरकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटना चाहती है। सरकार का विपक्ष का पहला आरोप था। सरकार ये कह रही है कि जैसे भारत का ये संविधान में एक तरह से आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि 10 लाख लोगों पे एक सांसद का प्रतिनिधि होगा। इस समय में आप देखेंगे तो तकरीबन 25 से 30 लाख एक सांसद के वो एक सांसद इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सरकार का ये मतलब है कि प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ेगा, जैसे सांसद ज्यादा होंगे तो लोगों की समस्याओं को मतलब मुखरता से उठाया जाएगा। लेकिन वही सरकार और सरकार एनडीए अलायंस के जो पुराने पार्टनर हैं, जो आज डीएमके हो चाहे दक्षिण भारत के जो बट परिसीमन ऐसा मुद्दा तो नहीं है कि जो नया मुद्दा हो या इससे पहले कभी हुआ नहीं है। ये तो स्टार्टिंग से होता आ रहा है, इसमें संशोधन ही तो हो रहा है इस बार। तो विपक्ष का आखिर रीजन क्या है इसके पीछे जो इतनी एकजुटता के साथ उसका ये कहना है कि नहीं होगा? क्योंकि 50 मिनट की मुलाकात भी हुई है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की, उसमें भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उन्होंने राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है कि हम चर्चा नहीं करेंगे। तो मतलब विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये सियासी दौर से अगर हम देखें उसकी वजह मेन है या फिर एक्चुअल में ये मुद्दा है? जिसे डिलिमिटेशन या परिसीमन की जो बात कर रहे हैं, पहले तो उसको लॉक किया गया 76 के बाद 25 साल के लिए लॉक किया गया और फिर 25 साल के लिए वाजपेयी जी ने लॉक किया। दो बड़ी बातें आती हैं कि जब जनसंख्या की बढ़ोतरी मतलब बढ़ती गई तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून चलाए गए उसमें दक्षिण भारत ये कहिए दक्षिण के जितने भी राज्य थे उन्होंने कड़ाई से पालन किया। उनका तर्क ये है कि यदि परिसीमन आप बढ़ाते हैं तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि परिसीमन का आधार जनसंख्या है और जनसंख्या ज्यादा उत्तर भारत में है। एक तर्क ये हुआ। पर उसके लिए सरकार सीट भी तो बढ़ा रही है। वही तो कह रहे हैं, सीट बढ़ा रही है। उसमें दक्षिण का तर्क ये है कि जैसे मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है, नॉर्थ ईस्ट वो दक्षिण भारत के जो देश हैं या राज्य हैं उनकी संख्या कम है। तो जिससे यूपी जैसे लिमिटेशन का आप समझिए 800 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो उसमें यूपी को 150 करीबन सीटें दी गई हैं। तो यूपी को कितना लाभ हो रहा है? करीब 70 सीटों का। वही आप तमिलनाडु में चली जाएंगी तो वो 10 सीटों का लाभ हो रहा है। तो वो उन लोगों के कहने का मतलब ये है कि हमने कड़ाई से पालन किया तो हमारा लाभ तो कुछ हुआ नहीं। यदि हमको और उससे फिर डेवलपमेंट पे भी कहीं ना कहीं वो लोग। और दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष क्यों चाहती है, क्योंकि ये है कि जो मौजूदा सरकार है उसका एक तरह से ये मानना है कि मैं महिला आरक्षण का है जो 33% आरक्षण मैं उसमें से निकाल के दे दूंगा। विपक्ष का ये कहना है कि आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आप इसी 545 सीटों पे काट के 33% दे दीजिए। उनका ये कहना है कि बीजेपी चूंकि दक्षिण भारत या एक तरह से कह दीजिए उत्तर भारत या एक तरह से कह लीजिए कि जो इधर का इलाका है हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं इनमें बीजेपी मजबूत है और डिलिमिटेशन होगा तो यहाँ करीबन 500 सीटें आ जाएंगी और 300 सीटें दक्षिण भारत में चली जाएंगी। तो उनका तर्क ये है या उनके जो दिमाग में होगा या चुनावी गणित होगा कि यदि हम डिलिमिटेशन करते हैं तो बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ 500 सीटें हो जाएंगी, उधर कम रहेंगी तो दक्षिण के विरोध का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाएगा चुनावी राजनीति में। क्योंकि तो कहीं ना कहीं बेसिकली अगर देखा जाए तो राजनीतिक के तौर पे अगर दृष्टि से हम देखें तो वो कमजोर हो जाएगा इधर वाले राज्य, और इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्ष है, वो इतना जोर दे करके इस पे विरोध कर रहा है पूरी तरीके से। अगर मैं आप इस चीज को समझिए, दक्षिण उत्तर का मामला आप एक तरीके से समझिए। पहली बात यह है कि उसमें दक्षिण के 3 राज्य बड़े तौर पे सामने है, तीनों 3 धारा के लोग हैं। चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए अलायंस के पार्टनर है, तेलंगाना के हैं वो रेवंत रेड्डी या डीएमके के स्टालिन थे। तीनों 3 धारा की राजनीति करते हैं। लेकिन इन मुद्दों पे ये तीनों नेता कहीं ना कहीं पूरे
साउथ को एक तरह से एक बांध रहे थे कि हम लोगों पे जबरदस्ती डिलिमिटेशन थोपा जा रहा है, इससे हमारा नुकसान हो रहा होगा। तो आप ये समझिए कि कितना उन लोगों के लिए मतलब एक तरह से बड़ा मुद्दा है कि वो सारे विपरीत विचारधारा के लोग उस मुद्दे पे जो डिलिमिटेशन का है उस पे वो लोग साथ खड़े दिखे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड करूंगी। अगर सपोज विपक्ष मान जाता है, सरकार कह रही है कि जो परिसीमन का संशोधन बिल वो लाने की बात कर रही है, अगर विपक्ष मान जाता है और किसी तरीके से इस पर चर्चा शुरू हो जाती, तो क्या संभावना है चर्चा विपक्ष करेगा या बिल्कुल ही डिनाई ही कर देगा कि वो चर्चा करेगा नहीं? और ऑप्शंस बचता है सरकार के पास, कोई और सेकंड ऑप्शन है कि वो चर्चा करवा के ही मानेगी? सरकार तो सेकंड ऑप्शन पे काम कर रही है। पहली बार गिर गई सरकार, गिर गई तो उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में गई, वहां से वो टीएमसी के सांसदों को एक तरीके से लेके आई बैकडोर से, चाहे वो टीएमसी के सांसद रहे हो। तो सरकार तो अपने तरीके से काम करेगी क्योंकि उसको जो 2/3 बहुमत है वो उस पे काम कर रही है। चर्चा की तो बात बाद में आएगी, जब उसके पास बहुमत हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में तो फिर मुद्दा चर्चा का आएगा ही नहीं। पहला बात कि संविधान संशोधन का है, बहुमत पे हाँ, तो सरकार उसी मतलब उसी रणनीति पे काम कर रही है। अब देखेंगे तो लगातार जो सांसदों के तोड़फोड़ हो रही है या जिस तरीके की राजनीति चल रही है, बीजेपी ये चाहती है कि उसका कम से कम 2/3 बहुमत हो जाए कि वो उस संविधान संशोधन को लेके आए। जबकि आप देखिए कि इन सब चीजों से इलेक्शन आगामी, देखो हर चीज अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत कॉमन नॉर्मल सी बात है कि राजनीति है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनावों पे उसका असर देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें आम पब्लिक के बीच में भी चलती हैं कि कोई भी अगर बड़े स्तर पर, स्पेशली केंद्र के स्तर पर या संसद के अंदर किसी मुद्दे पर बहस हो रही है, बात हो रही है, तो वो सीधा जनता से तो जुड़ी हुई है। आम इंसान बैठा बैठा, अगर मैं एक बहुत ही एक चाय की पटरी पे बैठने वाले इंसान की अगर मैं बात करूं, अगर वो बैठ करके इस चीज को समझ रहा है, देखिए संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या चीजें बातें होती हैं, क्या चर्चा होती है, ये आम इंसान तक वही पहुंच पाती है जितना कि आप, जैसे आप, हम और आप बात कर रहे हैं बैठ करके, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा, अगर नहीं तो 50% भी अगर एक आम इंसान तक वो चीजें पहुंचेगी, इतना समय नहीं है किसी के पास। तो एक जो ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं या जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो इस मुद्दे को कैसे देख पा रहे होंगे, जो जो अभी करंट स्थिति चल रही है, विपक्ष जिस तरीके से इसको लेकर सामने आ रहा है और सरकार जिस तरीके से इसको फोर्स कर रही है। देखिए, उत्तर भारत में बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। अभी आगामी राज्यों में, दक्षिण में कहीं चुनाव नहीं है, तो इसका जो नुकसान होगा वो दक्षिण के राज्यों में होगा। उत्तर के राज्यों में जहां चुनाव है वहां तो बीजेपी या फिर जो रूलिंग पार्टी है जो विरोध कर रही है, उनके विरोध का कोई आधार नहीं है। पहली बड़ी बात यह है कि इन लोगों को तो फायदा ही हो रहा है उससे, उत्तर भारत के राज्यों को तो फायदा हो रहा है, तो वो उसका विरोध क्यों करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी रिस्क इसलिए ले रही है कि दक्षिण में उसका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, तो वो उसको होता है ना कि जिससे वो अटकी हुई है, जैसे आज वो डीएमके पे आश्रित है, तब वो चंद्रबाबू नायडू पे आश्रित है। बीजेपी वो चाहती है कि मैं और वो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं, जो मतलब एक तरह से आप कहेंगे कि हमेशा से साथ नहीं रहे हैं, कभी परिस्थिति बस आ गए उसके साथ, तो उन लोगों के आश्रय अपनी सरकार न बनाने के बजाय वो सोच रही है कि मैं अपने तरीके से या अपना एनडीए का बहुमत न छोड़ के बीजेपी के साथ आए, तो इसलिए वो कर रही है। इसका वैसे धरातल पे देखेंगे आप तो सामान्य आदमी को मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत फर्क होने वाला है। हो सकता है दक्षिण के राज्यों को हो, लेकिन उत्तर भारत में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा प्रभाव या लोगों के बीच में ये मुद्दा है ही नहीं, ये तो सियासी मुद्दा है। जिसको अच्छे से भुना पाया तो विपक्ष अच्छे से बुनाएगा तो विपक्ष वही दक्षिण में जाएगा, फिर वो उत्तर भारत में आएगा नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब परिसीमन इतना बड़ा मुद्दा होगा कि मतलब लोगों को कनेक्ट कर पाए, मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि वो उतना बड़ा इशू नहीं है जितना मतलब अभी देखेंगे तो बेरोजगारी और ये सब। जैसे अगर मैं मानूं बेसिकली तौर पे मैं बात करूं, इसका एक रीजन ये भी कि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं सब नहीं, बेसिकली कुछ % लोग जो मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि जिन लोगों के पास अपना सुबह के गए शाम को लौट रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स से इतना कुछ लेना देना नहीं है, उनका बस ये कि रोजी रोटी उनकी कमा के वो घर में घुस रहे हैं, तो वहां तक वो पूरी तरीके से पहुंचा ही नहीं कि परिसीमन क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एक नहीं वो जान पा रहा। तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है, फिजूल का मुद्दा है कि कुछ भी करते रहिए। लेकिन जो बैठ करके इस चीज को फॉलो कर रहा है,
जान रहा है, समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएट कर पाएगा कि राजनीतिक स्तर पे क्या हो रहा है और बेसिकली उनका इसमें क्या फायदा नुकसान है। तो ये समझने की इसमें गुंजाइश है या नहीं है? हाँ, समझने के, लेकिन आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे कोई किसी भी चीज को देखेंगी तो जिससे आजकल की जनरेशन ऐसी है जिससे उसे डायरेक्ट फायदे नुकसान दिखता है, उसी में वो उसको लगता है कि मेरा मतलब जुड़ाव होना चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ तो उसको जन आंदोलन बना तभी वो सक्सेस हुआ। और अभी मान लीजिए जैसे पेट्रोल है या जो भी जो डायरेक्ट लोगों को प्रभावित करता है वो मुझे लगता है कि ज्यादा है। इसको हाँ बीजेपी जैसे मान लीजिए कह रही है कि वो कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल रहे हैं, इस तरीके के जो वो लोग निकाल रहे हैं उसका मतलब जनता से सरोकार नहीं है। जनता नहीं समझ रही है, उसको लग रहा है कि मान लीजिए 150 के बजाय या 80 के बजाय 150 सीटें हो जाएंगी तो मेरे जीवन में क्या फर्क आएगा। अच्छा, वो तो सांसद बदलेंगे। सीटें बढ़ने की बात हुई तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक स्तर से भी और बेसिकली जैसा भी जिस भी एंगल से लग रहा है किसको होने वाला है अगर ये लागू होता है या फिर चर्चा ही हो जाए या जो भी है इन फ्यूचर लागू होता है तो बता रहे हैं ना कि सियासी पार्टियों को होगी। और हाँ एक बात और आपको बता रहे हैं, इससे एक महिलाओं का मतलब जो मुद्दा है वो निकल के आता है कि अब 33% जो आरक्षण की बात चल रही है, पिछले 50 सालों से महिला अधिकारों की बात हो रही है, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो एक ये होगा कि उससे रास्ता निकल जाएगा कि 33% आप दे रहे हो महिलाओं को। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि परिसीमन के आने से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संसद में वो एक तरह से बढ़ेगा। और इसके अलावा जो जैसे सरकारें कह रही हैं कि इसके अलावा भी हम बहुत चीजों में सुधार करेंगे, परिसीमन लाएंगे तो, और परिसीमन के बाद प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि जनता को फायदा होगा। और जो एक सांसद 20 लाख को करता है यदि वो 10 लाख को करेगा तो ज्यादा चीजों को ध्यान देगा, बड़ी संख्या में ज्यादा लोग मिलेंगे और उतनी ही तेजी से काम जो है वो प्रोसेसिंग में आएगा। तो फिलहाल परिसीमन को लेकर संसद के बाहर तो हंगामा चल रहा है, विपक्ष हंगामा मचाए हुए है, बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर रहा है कि इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार जोर दे रही है कि किसी भी तरीके से इस पर बात हो, चर्चा हो और ये प्रोसेसिंग में लाया जाए। आगे क्या होगा ये तो आने वाले सत्र के जो प्रोसेसिंग होती है वही बताएगी, आने वाली प्रक्रिया ही बताएगी कि क्या होने वाला है। फिलहाल परिसीमन इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आगे जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।